आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं विकास ब्रजेश सक्सेना। ये बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सबसे पहले हरियाणा विधानसभा चुनावों को लेकर बड़ी खबर आपको बता देते हैं। चुनाव की तारीखों में बदलाव हो सकता है। बीजेपी ने चुनाव आयोग की चिट्ठी लिखी है। त्योहारों को लेकर तारीखों में बदलाव की मांग की गई है। हरियाणा में 1 अक्टूबर को चुनाव होना है। मंगलवार तक नई तारीखों की घोषणा हो सकती है, संभवतः ऐसी आशंका जताई जा रही है। चुनाव आयोग मंगलवार को यह ऐलान कर सकता है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां बीजेपी ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी और तारीखों में बदलाव करने को लेकर इस चिट्ठी में मांग की गई है। आपको बताएं, बीजेपी ने यह दलील दी है कि त्योहारों के चलते चुनाव प्रभावित हो सकते हैं, वोटिंग भी कम हो सकती है। इसको लेकर भी आशंकाएं जताई गई हैं। लिहाजा चुनाव आयोग इस पर चर्चाएं करेगा और संभवतः मंगलवार को इस पर बैठक हो सकती है। बीजेपी ने अब चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी है। यह बड़ी खबर हरियाणा विधानसभा चुनावों से जुड़ी आपको बता रहे हैं। तो आपको बताएं, हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर यह बड़ी खबर है, जहां चुनाव की तारीखों में बदलाव हो सकता है। जी हां, जहां 1 अक्टूबर को चुनाव होना है, उसको आगे बढ़ाने की मांग बीजेपी की तरफ से की गई है। चुनाव की तारीखों में बदलाव को लेकर चुनाव आयोग को हरियाणा बीजेपी ने चिट्ठी भी लिखी है। आपको यह भी बता दें कि इस चिट्ठी में त्योहारों को लेकर तारीखों में बदलाव करने की मांग जो है वो भी चुनाव आयोग से की गई है। और हरियाणा चुनाव से यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां खबर को विस्तार देंगे। सहयोगी हरेराम मिश्रा मेरे साथ जुड़ गए। हरेराम, चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी गई है बीजेपी की तरफ से, तारीखों में बदलाव की मांग की गई है। किस तरह से चुनाव आयोग इस पूरी खबर पर विचार कर रहा है? देखिए, केवल बीजेपी की तरफ से ही चिट्ठी नहीं गई है, अन्य दलों ने भी इसको लेकर के चिंता जताई है। खासतौर से आईएनएलडी और बसपा ने भी चुनाव आयोग को खत लिखा है कि जो चुनाव की तारीख है 1 अक्टूबर, वो जो है त्योहार के समय पड़ती है। 1 अक्टूबर को जहां छुट्टी है, वही 2 अक्टूबर को गांधी जयंती है। और साथ में बिश्नोई समाज का एक बहुत बड़ा पर्व लगता है बीकानेर के पास। वो अपने मंदिरों में जाते हैं उस समय, तो 1 और 2 तारीख को। तो इस तरीके से जो तर्क दिया है बीजेपी ने कि तकरीबन 6 दिन लगातार जो है छुट्टी पड़ रही है उस दौरान। और ऐसा माना जा रहा है, जैसे पिछले भी चुनाव में देखा गया, लोकसभा के चुनाव में, कि जी वीकेंड के समय जो है चुनाव कराया गया और उसमें बड़ी संख्या में लोग जो है छुट्टियां मनाने कहीं और निकल जाते हैं। तो हरियाणा में तो इस तरह की संस्कृति भी है। इसी वजह से लोग, बीजेपी इस बात से, उसको एक तरीके से कहा जाए कि चिंता हो रही है कि कहीं ऐसा ना हो कि 6 दिन की लंबी छुट्टी उसके वोटरों की वजह से उसके वोटर मतदान ना कर पाए और जो उसके हार का सामना करना पड़े। तो इस तरह की चिंता चुनाव आयोग को जताई है। अब इस पे चुनाव आयोग के अधिकारियों ने उन्हें गंभीरता से विचार करने का आश्वासन दिया है। अब देखना होगा कि चुनाव आयोग जो है तारीख चेंज करने के मतदान की तारीख चेंज करती है या कोई और ऑप्शन बीजेपी के सामने रखती है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे, महाराष्ट्र लिए चलेंगे। आपको चुनावों की सुगबुगाहट है, ऐसे में प्रधानमंत्री महाराष्ट्र पहुंचे और संबोधित कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, सीधे सुनवाते हैं आपको। नौकरी की गारंटी आए, महाराष्ट्र को आने वाले कई वर्षों तक महायुति की स्थिर सरकार की जरूरत है। महाराष्ट्र को महायुति की ऐसी सरकार की जरूरत है जहां उद्योगों को प्रोत्साहित कर सके। महाराष्ट्र में ऐसी सरकार की जरूरत है जो नौजवानों की पढ़ाई, कौशल और नौकरी पर बदल दे सके। मुझे पूरा भरोसा है कि महाराष्ट्र की स्थिरता और समृद्धि के लिए यहां की माताएं बहनें आगे बढ़कर मेरा साथ देगी। मुझे आप बहनों पर पूरा भरोसा है। एक बार फिर महाराष्ट्र की युति सरकार के कामों को भारत सरकार की तरफ से हर प्रकार की मदद का आश्वासन देते हुए
आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मेरे साथ बोलिए भारत माता की। दोनों हाथ ऊपर करके मुट्ठी बंद करके पूरी ताकत से बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। सीधी तस्वीरें आप महाराष्ट्र के जलगांव से देख रहे थे। प्रधानमंत्री पहुंचे हैं और लखपति दीदियों के लिए किस तरह से सरकार काम कर रही है, उनके उत्थान के लिए किस तरह से निर्णय लिए गए, इसको लेकर भी प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में जिक्र किया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तमाम महाराष्ट्र के नेता इस वक्त आपको मंच पर नजर आ रहे होंगे। बड़ी संख्या में जो महिलाएं हैं महाराष्ट्र की, वो भी देखिए आधी आबादी किस तरह से पहुंची है मंच पर। तमाम बड़े नेता, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से लेकर केंद्रीय कृषि मंत्री भी शिवराज सिंह चौहान भी आपको मंच पर नजर आ रहे होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तमाम लोग बड़ी संख्या में जलगांव महाराष्ट्र में पहुंचे हैं। और चलिए आगे बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली केंद्रीय कैबिनेट ने शनिवार को एक बड़ा फैसला लिया। सरकारी कर्मचारियों की पेंशन को लेकर कैबिनेट ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस को मंजूरी दे दी है। यह एनडीए गवर्नमेंट की एक नई योजना है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जिसे नेशनल पेंशन स्कीम यानी एनपीएस के समांतर पेश किया गया है। अब सरकारी कर्मचारियों के लिए एनपीएस और यूपीएस चुनने का विकल्प होगा। वहीं देश के कई राज्यों में ओल्ड पेंशन स्कीम यानी ओपीएस भी संचालित है। ऐसे में अभी ज्यादातर लोगों को ओपीएस, एनपीएस और यूपीएस में अंतर और लाभ के बारे में जानकारी ज्यादा नहीं है। अगर आप भी इन तीनों पेंशन योजनाओं को लेकर कंफ्यूज हो रहे हैं, तो आइए आपको ये सारा कंफ्यूजन आपका दूर करते हैं। क्या है यूपीएस, क्या है एनपीएस, अंतर भी बताएंगे। तो चलिए सबसे पहले अंतर शुरू करते हैं। यूपीएस क्या है वो समझ लीजिए आप। सरकारी कर्मचारियों के लिए नई पेंशन योजना लागू की गई है। 1 अप्रैल 2025 से इसको लागू किया जाएगा। यूपीएस के तहत अब मिलेगी एक निश्चित पेंशन, जो है वो भी निश्चित मात्रा में दी जाएगी। अंतिम 12 महीने की एवरेज बेसिक सैलरी का 50% इसमें शामिल होगा। कम से कम 25 साल तक नौकरी करनी होगी आपको। यह भी बता दें, कर्मचारी की मौत पर परिवार को यह निश्चित पेंशन जो है वो दी जाएगी, जो कर्मचारियों को मिलने वाले पेंशन का 60% होगा। 10 साल तक नौकरी करने पर कम से कम 10,000 की पेंशन दी जाएगी। सरकारी कर्मचारियों के लिए पेंशन की ये नई योजना जो है अगले साल यानी कि 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। यूपीएस के तहत अब केंद्रीय कर्मचारियों को एक निश्चित पेंशन दी जाएगी, जो लास्ट 12 महीने की एवरेज बेसिक सैलरी का 50% होगा। कर्मचारियों को यह पेंशन पाने के लिए कम से कम 25 साल तक सर्विस जो है करनी होगी और उसके बाद जिन्होंने 10 साल की है उसका एक अलग इसमें निश्चित किया गया है। तो ये यूपीएस हमने आपको भी बताया है। यूपीएस किस तरह से अब आपके लिए लागू किया जाएगा, अगले साल से सरकार इस पे विचार कर रही है और अब इसको लेकर लगभग अंतिम चरण में है। और जिस तरह से मांग जो है वो की जा रही थी यूपीएस की, वो भी हमने आपको बताया है। तो ये हमने आपको यूपीएस बताया। अब आपको एनपीएस और यूपीएस में क्या अंतर है, अगर इसमें भी आपको कोई कंफ्यूजन है वो बताते हैं। देखिए एनपीएस और यूपीएस में जो अंतर है वो भी आपको बताते हैं। इन दोनों में से कोई एक आपको विकल्प चुनने का अवसर है। अगर आप एक बार एनपीएस चुन लेते हैं तो दोबारा यूपीएस में नहीं जा सकते हैं। यूपीएस का लाभ सिर्फ सरकारी कर्मचारियों के लिए होगा, जिसके तहत 23 लाख कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा। वहीं एनपीएस के तहत 2 अकाउंट होते हैं, टियर 1 और टियर 2, जिसे कोई भी खोल सकता है और निवेश भी इसमें कर सकता है। अब यूपीएस एक निश्चित पेंशन स्कीम है, साथ ही फैमिली पेंशन भी इसमें मिलती है। यूपीएस में एक मिनिमम निश्चित पेंशन का प्रावधान भी है, जबकि एनपीएस में ऐसा नहीं है। यूपीएस एक सुरक्षित पेंशन योजना है, जबकि एनपीएस एक मार्केट लिंक योजना है। एनपीएस में वेतन से 10% यानी बेसिक प्लस डीए की कटौती होगी है, और वहीं यूपीएस की बात की जाए तो यही अमाउंट कटेगा।
लेकिन सरकार की तरफ से 18.5% का योगदान किया जाएगा। यूपीएस में सरकारी कर्मचारियों को 25 साल नौकरी करने के बाद फिक्स पेंशन के अलावा एक मुश्त किश्त राशि भी मिलेगी। महंगाई दर के हिसाब से यह पेंशन बढ़ेगी। एनपीएस में बहुत कर्मचारियों को बहुत कम रुपए ही मिल रहे थे, तो एनपीएस में कोई सुनिश्चित पेंशन भी नहीं थी। यूपीएस में 25 साल की सेवा के बाद आखिरी सैलरी का कम से कम 50% पेंशन आपको दी जाएगी। वहीं यूपीएस में 10 साल की सेवा के बाद 10,000 रुपए सुनिश्चित पेंशन मिलेगी। एनपीएस में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। तो इस अंतर के बाद लगभग आपको स्थिति समझ में आ गई होगी कि एनपीएस क्या है और यूपीएस क्या है। तो अगली साल 1 अप्रैल 2025 से इसको लागू कर दिया जाएगा। तो ये केंद्रीय कर्मचारियों की बड़ी खुशखबरी भरी खबर है। चलिए अब बिहार का रुख कर लेते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पूर्णिया के चूनापुर सैन्य हवाई अड्डा स्थित सभाकक्ष में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। समीक्षा बैठक में जिला अधिकारी कुंदन कुमार ने मुख्यमंत्री के प्रेजेंटेशन के माध्यम से चूनापुर सैन्य हवाई अड्डा के प्रस्तावित सिविल एनक्लेव के निर्माण हेतु अधिग्रहित की गई भूमि, रनवे की लंबाई, रोड कनेक्टिविटी सहित अन्य विकास कार्यों के संबंध में विस्तृत जानकारी दी। समीक्षा बैठक के क्रम में एयर वाइस मार्शल एस के माथुर और नागरिक उड्डयन के जीएम आर्किटेक्चर ने चूनापुर के सैन्य हवाई अड्डे में विकास कार्यों के संबंध में अपने अपने सुझाव भी मुख्यमंत्री के समक्ष रखे हैं। वहीं समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि चूनापुर सैन्य हवाई अड्डा के विकास कार्यों और अधिक तेजी उनमें लाकर इसे यथाशीघ्र पूर्ण कर लिया जाएगा। सिविल एनक्लेव के कार्यों की समीक्षा भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने की। अधिकारियों को इसको लेकर दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। बिहार से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। व्हाइट हाउस में डेप्यूटी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने अवैध खनन और खनन माफियाओं के खिलाफ सख्त निर्देश दिए। डेप्यूटी सीएम ने कहा कि अवैध खनन के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक की तरह एक्शन लिया जाए। अवैध खनन करने वाले या नियम विरुद्ध काम करने वालों का कोई भी हो, उस पर प्रशासन सख्त कार्रवाई करे। कोई कितना भी पहुंच वाला हो, ऐसे लोग बख्शे नहीं जाएंगे। वहीं डेप्यूटी सीएम ने जिलाधिकारी और पुलिस कप्तान को कहा कि माइनिंग पदाधिकारियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी आप दोनों की है। अधिकारियों बल उनको उपलब्ध कराएं और जो थाना सहयोग नहीं करता उस पर भी कार्रवाई की जाए। डेप्यूटी सीएम विजय कुमार सिन्हा अवैध खनन पर सख्त भी अब नजर आ रहे हैं। खनन विभाग के अंदर स्पष्ट निर्देशित किया गया है कि कोई भी अवैध खनन करने वाले या नियम विरुद्ध काम करने वाले पर आप सख्त कार्रवाई करें। कोई भी हो, कितना भी पहुंच वाला हो, ऐसे लोग बख्शे नहीं जाएंगे। साफ निर्देशित किया गया है। प्रशासन को खुली छूट है कि गलत करने वाले के साथ पूरी सख्ती से कार्रवाई करें। लोजपा के अध्यक्ष चिराग पासवान पार्टी के अधिवेशन में भाग लेने एक दिवसीय दौरे पर रांची पहुंचे हैं। यहां वो कार्यकर्ताओं के साथ चुनाव को लेकर रणनीति बनाएंगे। आपको बताएं, संगठनों को झारखंड में मजबूत बनाने पर भी इसमें चर्चा होगी। केंद्रीय मंत्री बनने के बाद चिराग पासवान पहली बार झारखंड के रांची पहुंचे। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि मेरा जन्म यही हुआ था, जब उस समय झारखंड बिहार में ही था और मैं एक बिहारी हूं और साथ में झारखंड को भी एक मजबूती देने का काम करूंगा। आने वाले दिनों में पार्टी झारखंड में मजबूती से चुनाव लड़ेगी। मैं बिहारी हूँ और जब मेरा जन्म हुआ था तो उस वक्त बिहार झारखंड एक ही था। ऐसे में मैं चाहता हूँ कि ये राज्य मजबूती से विकास की राह पर आगे बढ़े। केंद्रीय मंत्री के तौर पर एक महत्वपूर्ण विभाग की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। उसके माध्यम से झारखंड के लिए हर संभव
पुणे शहर के पद्मावती परिसर में लव जिहाद का एक मामला सामने आया है, जहां जिहादी इरफान शेख ने हिंदू नाबालिग से इंस्टाग्राम पर दोस्ती कर जबरदस्ती उसका बलात्कार किया। हिंदू नाबालिग पीड़िता 3 महीने की गर्भवती हो गई बताई जा रही है। आपको बता दें कि पुणे में हिंदू मातंग समाज की 16 साल की नाबालिग लड़की से जिहादी इरफान शेख ने इंस्टाग्राम से पहचान बनाई, फिर दोस्ती में फंसाया और लव जिहाद के षड्यंत्र में फंसाकर पिछले 2 महीने से इंस्टाग्राम पर बातचीत कर रहा था। एक दिन पहले मिलने के बहाने पीड़िता को बुलाया, एक प्राइवेट होटल में जाकर नाबालिग से जबरदस्ती बलात्कार किया है, जिसके चलते नाबालिग पीड़िता 3 महीने की गर्भवती हो गई है। इस मामले की जानकारी मिलते ही सभी हिंदू मातंग समाज के कार्यकर्ता और हिंदूवादी संगठनों के कार्यकर्ता रास्ता रोको आंदोलन अब कर रहे हैं और पुलिस थाने जाकर जिहादी इरफान शेख के विरुद्ध मामला दर्ज कराया है। पुलिस ने 376 जैसी गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है और आपको बताएं, लेकिन आरोपी जिहादी इरफान शेख फिलहाल फरार बताया जा रहा है। पीड़ित परिवार की तरफ से मांग की जा रही है कि जल्द से जल्द इस जिहादी को गिरफ्तार किया जाए। पण तसा पण तुम्ही एक कसून तपास करायचा पण 5 मिनिटं आम्हाला त्याचा उद्रेक म्हणून 5 मिनिटं निवेदन देणं गरजेचं आहे। तो देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, हिंदू संगठनों ने इसका विरोध किया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की है, लेकिन आरोपी अभी फरार बताया जा रहा है। पुणे से यह लव जिहाद का मामला सामने आया है, जहां नाबालिग से इंस्टाग्राम पर पहले दोस्ती की है और फिर दुष्कर्म को अंजाम दिया है। इसके बाद हिंदू संगठन सड़क पर उतरे हैं और मांग की जा रही है कठोर से कठोर कार्रवाई जिहादी पे हो। इसको लेकर प्रदर्शन भी हो रहा है। खबर को विस्तार देंगे, सहयोगी बाबूलाल मेरे साथ जुड़ गए हैं। बाबूलाल, बताइए किस तरह से ये लव जिहाद का घिनौना खेल खेला गया है और क्या इस पूरे मामले में अभी तक जांच कहां तक पहुंची है? देखिए, पूरा मामला ये पुणे का है, लव जिहाद का जो इरफान शेख बताया जा रहा है। इस जिहादी ने पहले इंस्टाग्राम से एक मातंग हिंदू मातंग समाज की नाबालिग जो बच्ची है पीड़िता, उससे पहले दोस्ती का नाटक किया। उसके बाद 2 महीने तक इनका दोस्ती बातचीत चलती रही। फिर इस जिहादी ने एक बार लड़की को मिलने के लिए बुलाया और फिर इसे घूमने के बहाने लेकर गया एक प्राइवेट होटल में। वहां जाकर इसके साथ जबरदस्ती बलात्कार किया। बलात्कार करने के बाद लगातार 3 महीने से ये जो पीड़ित है, नाबालिग पीड़िता, ये गर्भवती है। जब परिवार वालों को ये बात पता चली तो समाज को बताया गया। समाज के लोग, हिंदू संगठन के लोग आक्रोश में आए इस पूरे घटना को लेकर। उन्होंने पुणे शहर के उस परिसर का रास्ता रोको किया, आंदोलन किया और पुलिस थाने में जाकर जो है तो एफआईआर करने के लिए पुलिस पर दबाव बनाया। जब सभी हिंदू संगठन के लोग वहां पर पहुंचे तब पुलिस ने 376 जैसी गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है। लेकिन अभी फिलहाल जो है इस आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई, ये फरार बताया जा रहा है। पीड़ित परिवार की तरफ से और हिंदू संगठनों की तरफ से मांग की जा रही है कि इस जिहादी इरफान शेख को तुरंत गिरफ्तार किया जाए। बिल्कुल, ये भी बताइए बाबूलाल, ये जो लव जिहाद जैसी घिनौनी घटनाओं को करते हैं, इसके पीछे एक षड्यंत्र भी होता है, तो कहां से इसको ये षड्यंत्र शिक्षा दी जा रही थी? इस जिहादी के बारे में इसकी हिस्ट्री कुछ पता चल पाई है क्या? कहां तक इस पूरे मामले पे जांच पहुंची है? देखिए, षड्यंत्र की अगर बात करें तो ये बहुत ही बड़ा षड्यंत्र है। महाराष्ट्र में हर दिन इस तरह से लव जिहाद की घटनाएं सामने आती है और जिसमें सिर्फ नाबालिग हिंदू बच्चियों को ही टारगेट इन जिहादियों द्वारा किया जाता है। इन जिहादियों को इस तरह से हिंदू बच्चियों को भगाकर उनका धर्मांतरण करके उनके साथ बलात्कार करने, उनका जो हत्या करने तक की घटनाएं सामने आती है। इसके लिए बड़ी फंडिंग जो है इनको मिलती है और बड़ी मदद भी इन जिहादियों को मिलती है। उसी के चलते इनके हौसले बुलंद रहते हैं, इस पर कानून कार्रवाई नहीं बनती है। लगातार लव जिहाद पर कठोर कानून कार्रवाई की मांग को लेकर महाराष्ट्र में पिछले 1-2 साल से लगातार हिंदू संगठनों के द्वारा आंदोलन किए जा रहे हैं कि इस विषय पर लव जिहाद पर कानून बनाया जाए, लेकिन लव जिहाद पर अभी कानून नहीं बना है। और दूसरी तरफ ये जो जिहादी हर दिन इस तरह की खबरें सामने निकल कर आती है, चाहे पुणे हो, संभाजीनगर हो, जालना हो या मराठवाड़ा हो या महाराष्ट्र हो, लगातार इस तरह से नाबालिग बच्चियों को टारगेट करते हैं, उनको लव जिहाद के षड्यंत्र में फंसाते, जबरदस्ती उनका धर्म परिवर्तन करा देते हैं और फिर उनको बलात्कार वगैरह करते हैं और फिर वापस धकेल देते हैं
थे छोड़ पे, या कहीं अवैध धंधे करने के लिए धक्के देते। तो ये जो बड़ी घटना है ये महाराष्ट्र के पुणे की है। ये इरफान शेख नाम का जिहादी है। इसने 16 साल की नाबालिग हिंदू लड़की को इस तरह से इंस्टाग्राम पे दोस्ती की, फिर लव जिहाद के षड्यंत्र में फंसाया और बलात्कार किया, 3 माह की गर्भवती करके छोड़ दिया। बिल्कुल, चलिए बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी साझा करने के लिए। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।